ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अर्चना जी और प्रेस और मीडिया के साथ सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो कुछ बातें हम रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते लोकतंत्र में मीडिया का भी इतना ही महत्व का रोल है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मैं आपको तो कुछ चंद बातें कह दूंगा, पर जो डेटा और जो हकीकत है वो अर्चना जी आपको ईमेल करेगी, उसमें आप ज़रूर गौर कीजिए। हमने सोर्स के साथ, क्योंकि हम बीजेपी माने बहुत झूठी पार्टी नहीं है कि जो बिना सोर्स बताए मनगढ़ंत आंकड़े देते हैं। हम अपने सोर्स के साथ कि ये सरकार के या आरबीआई के या कहां से हमने डेटा निकाला है, उस सोर्स के साथ आपको वो आंकड़े भी देंगे। मेरी उम्मीद है कि आप उसको गौर से ज़रा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत है। एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते सावधान हिंदुस्तान एक कहने का मौका आ गया है। पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली यूपीए 1 और यूपीए 2 ने हमारे देश को दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अच्छा करने वाली देशों की सूची में भारत टॉप 5 में था। जुमलेबाजों की सरकार आई और टॉप 5 की रैंक से हमारा देश आज बाहर हो गया है। आपको मैं चंद चीजें जो बताना चाहता हूं। एक, किसी भी देश के लिए महत्व होता है अपने युवाओं के हाथ के रोजगार का। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSSO, उनके डाटा के हिसाब से 45 साल में जो बेरोजगारी हमारे देश में नहीं थी 45 साल पहले भी, वो आज हमारे देश की हालत हुई है। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में एवरेज जो बेरोजगार का परसेंटेज दर है, जहां पे अफ्रीका के और कहीं ऐसे देश है कि जहां पूरा खाने को भी नहीं मिलता है, इन देशों को लेकर दुनिया का जो एवरेज है वो है 4.9% बेरोजगार का दर। और हमारा देश दुनिया के एवरेज से डबल हो गया, 8.5%, 8.5% से उस दर से हमारे देश में बेरोजगारी, और हर महीने वो बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा इस देश की जनता को चुनाव के वक्त कहा था, मित्रों हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। सबके कानों में आज भी वो शब्द लफ्ज गूंजते होंगे। और हालत क्या हुई है कि आज देश में ज्यादा पढ़ाई करो और ज्यादा बेरोजगार रहो, क्योंकि यही NSSO के आंकड़े बता रहे हैं कि डबल ग्रेजुएट और जो PhD होते हैं वो और ज्यादा बेरोजगार है। और जब इस देश का युवा कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे रोजगार चाहिए, तो प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। और उस विचारधारा के बैठे हुए लोग कहते हैं कि भीख मांगना भी एक रोजगार है देश के युवाओं के लिए ये। और दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उसका बेटा जय शाह 2004 में एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का
टोटल वर्थ था 50,000 रुपया, सिर्फ 50,000। और हर साल वो कंपनी कभी 3,000, कभी 6,000, कभी 5,000 का नुकसान करती थी 2014 तक। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जय शाह की कंपनी 50,000 की कंपनी कुछ ही हफ्तों में 80 करोड़ की होगी, और 80 करोड़ की बनने के बाद वो कंपनी सेबी की साइट से गायब होगी। फिर नई कंपनियां हैं आजकल जय शाह की। मैंने इसमें आपको जो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो चाहिए, जो अर्चना दी देगी, उसमें पब्लिक डोमाइन में जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो चीजें रखनी चाहिए वहां के आंकड़े हैं। और आप सभी पत्रकार साथियों को भी ताज्जुब होगा कि जो जय शाह की कंपनी है कुसुम फिन सर्विसेज, कुसुम फिन सर्विसेज, ये कंपनी 2014 में जो मुनाफा करती थी वो 19,60,000 का था। माटे मोटे तौर पे मान लो 80 लाख रुपया का मुनाफा 2014 में करती थी। 5 साल में माने 2019 में जय शाह की ये कंपनी, इसका मुनाफा है 119.61 करोड़। इतना जो 80 लाख वाली कंपनी 116.61 करोड़ का मुनाफा, ये मुनाफा है, आप नोट कीजिए। एक साल का मुनाफा। आप किसी भी व्यापारी के घर, दुकान पे, बिजनेस पे एक कैमरे की आंख लेके जाइए और पूछिए कि भैया क्या इतना ज्यादा मुनाफा कोई भी बिजनेस करो हो सकता है क्या? तो ये लूट चल रही है। मोदी जी आधा सच ही बोलते हैं कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। पूरा सच ये है कि ये करोड़ों से कम वो और अमित शाह खाते नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं। ये सही सच है। शिक्षा इनकी नीतियों के वजह से इतनी महंगी हुई है कि अभी जो मेरे आंकड़े नहीं है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, माने भाजपा की अगुवाई वाली, उन्होंने 8th एनुअल ऑल इंडिया सर्वे करवाया और उस सर्वे में आया है कि 74% बच्चे जो 18 से 23 साल के हैं वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है और शिक्षा इतनी महंगी इन्होंने कर दी है। जीडीपी जो बढ़ना चाहिए, आंकलन था सबका, यूपीए 1-2 का हमारा रिकॉर्ड रहा है। आज आरबीआई, मूडी या वर्ल्ड बैंक, सब एजेंसीज ने जीडीपी का जो आंकलन था उसमें कटौती करनी पड़ी है। नया निजी निवेश के मामले में हम बहुत नीचे गिरे। घरेलू बचत 20 साल में सबसे कम घरेलू बचत अगर देशवासी आज करता है तो आज की हालत घरेलू बचत के मामले में हुई है। नया निजी निवेश रिकॉर्ड ब्रेक, इतना कभी कम नहीं हुआ था, वो आज हुआ है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, कोर सेक्टर, निर्यात, ये सारी चीजों में गिरावट हुई है। आरबीआई का रिजर्व रहता है, कोई इतने सालों में उसको एक जो तय किया हुआ था उससे ज्यादा कोई उससे पैसा नहीं लेता था। कल को युद्ध हो जाए, कल को कोई ऐसी आपदा आ जाए तो आरबीआई का रिजर्व है उस वक्त पे काम आता है। भाजपा की सरकार ने आरबीआई के रिजर्व को भी उठा लिया।
1990 में जब कांग्रेस विपक्ष में थी और एक खिचड़ी सरकार बनी थी, आरबीआई का हमारा देश का सोना गिरवे रखा था, आप सबको पता है। 1991 में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने और गिरवे रखा हुआ सोना हम वापस लाए थे। आज दोबारा हमारा सोना बेचा जा रहा है और ये हम इसलिए कह रहे हैं, देश के बीच में एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम नहीं रुक रहे हैं। ये सारी सच्चाई आवाम तक पहुंचाने के लिए सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया कि हम लोगों के बीच पे जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे और एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते लोगों के पास ये बात पहुंचानी है। इसलिए 5 नवंबर से 15 नवंबर तक का 10 दिन का अभियान शुरू हुआ है। अर्चना जी यहाँ राजस्थान में जो प्रोग्राम उनके होने हैं उनकी डिटेल्स और मनरेगा के बारे में कुछ चीज़ें वो आपको सज्जन भाई बात करेंगे, उसके बाद बताएगी। आज एक बड़ा महत्व का दिन इस देश की बर्बादी में इतिहास में लिखा जाएगा, वो 8 नवंबर है। आप सबको पता है कि 8 नवंबर को कहा गया था, भाई बहनों कल से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, याद होगा आप सबको। और उसी वक्त जिसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलानी है, किसी देश को सीखना है तो मनमोहन सिंह जी से सीखना चाहिए। उस मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि गलत कर रहे हो, ऐसे नोटबंदी नहीं होती है, मॉन्यूमेंटल डिजास्टर होगा। और मोदी जी ने 3 वजह बताई थी। एक बताया था कि काला धन बाहर आ जाएगा, दूसरा कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और तीसरा कहा था कि बहुत सारे नकली नोट है, वो नकली नोट यूं ही निकल जाएंगे और देश का अर्थतंत्र आबाद हो जाएगा। आप सबको याद है, रात को टीवी के चैनल पे आके उन्होंने सब चैनलों पे लाइव चला था और बताया गया था। अब आपने देखा कि काला धन तो निकला नहीं। आरबीआई कहती है कि जितने नोट थे वो सारे वापिस आए, किसी काले धन वाले के नोट कागज नहीं हुए। तुरंत एक आतंकवादी पकड़ा जाता है और उसके पास 2000 के नोट थे। आतंकवाद और बढ़ गया, आतंकवाद तो कम हुआ नहीं। अगर जाली नोट ज्यादा थे तो वो कम आना चाहिए आरबीआई में, वो भी नहीं हुआ। 3 में से एक भी जो मोदी जी ने बताया था वो हुआ नहीं। और उसी वक्त मोदी जी ने कुछ कहा था। इन्हीं बातों को लेके मैं सिर्फ आपको उसकी एक क्लिप तक मुझे मौका दीजिए मेरे पास। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। एक क्लिप भी मैं आपको चाहिए तो भेज दूंगा। आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी चौराहे पे आइए। हमारी संस्कृति कांग्रेस पार्टी को नहीं है कि हम उसको फांसी के फंदे पे लगा दें, पर कम से कम आज के दिन देश की जनता से माफी तो मांगे, क्योंकि उनकी वजह से एक गरीब बेहवा बहन जिसने थोड़ा करके कोई 500 या 1000 में पैसे बचाए थे और कहीं चावल में कहीं दाल में छुपा के रखा था कि कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो मैं खर्च करूंगी, उसको पता नहीं था कि नोट नहीं चलेगा। उनके पैसे कागज हुए हैं। किसी काले धन वाला का 1 रुपया कहीं पर भी बाहर नहीं आया। तो ये जो काम मोदी जी ने किया है वो काम इस देश की अर्थव्यवस्था तोड़ने में
सबसे बड़ा कारण रहा। और किसका फायदा हुआ? जिन्होंने आम आदमी को लूटा। गरीब आदमी को पता नहीं था कि मेरे पास 50,000 या 25,000 है, इस नोट का मैं क्या करूंगा, बैंक वाले पूरे लेते नहीं हैं। वहां अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने रात दिन तक शुरू के 2 दिन पैसे लिए, राजकोट कोऑपरेटिव बैंक ने लिए, और फिर आरबीआई ने सर्कुलर निकाला कि कोऑपरेटिव बैंक ये नोट्स नहीं ले सकते हैं। पर फिर भी वो कोऑपरेटिव बैंकों ने 2 दिन में जो लिए वो पैसे सारे बदल दिए गए। फायदा किसका हुआ? तो ये कुछ चीजें सावधान हिंदुस्तान अभियान के चलते एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते कांग्रेस पार्टी 5 से 15 जो प्रोग्राम चलाने वाली है, अभी चल रहा है प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोगों के बीच, प्रेस और मीडिया के साथ हम ये बातें करते हैं। उसको चलते आज आप सबको मिलना हुआ। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सज्जन भाई आपसे बात करेंगे और उसके बाद अर्चना जी, मैंने जो 2 मुद्दे कहे उसकी बात होगी, और उसके बाद आपके कोई भी सवाल होंगे तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। महेश भाई, मुमताज भाई, हमारे सभी प्रेस के बहुत सम्मानित साथियों और दोस्तों, ये ले लो। इसमें नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आगे सर। हाँ, आप इधर आ जाइए। लग जाएंगे, ये घसक गए लोग। ठीक है, अभी पे आ जाएगी। थैलियाँ 2-3 बार। साथियों, कांग्रेस हमेशा देश के चौथे स्तंभ का सम्मान करते हुए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो बातें हमारे मन में है वो आप सब साथियों के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को पता चले। जितने डाटा, जितने आंकड़े हिंदुस्तान में जिस विषय पे शक्ति सिंह जी प्रेस से मुखातिब होते हैं, उतने स्टैटिक शायद देश में किसी के पास होते नहीं हैं, और वो यथार्थ के धरातल पे हर कसौटी पे वो आंकड़े इतने मजबूत होते हैं। उन्होंने कई बातें बताई, मैं 2-3 बातें शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। मैं जिस निमित्त राजस्थान आया हूँ, मेरा पहला मकसद था कि देश के जो हालात इस समय बने हुए हैं, एक फ़ैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से। सारा देश बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ उस फैसले का इंतज़ार कर रहा है। मैं राजस्थान और संपूर्ण देश की जनता से, सोनिया जी की तरफ से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि फैसले का न जश्न मनाओ न गम मनाओ। फैसला जो भी आए उसे सिरोधार्य करो, क्योंकि भारत की जनता हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करती है, और जो भी फैसला न्यायपालिका का आता है हम लोग सर माथे लगाते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं, ये जो फैसला आएगा अयोध्या से संबंधित, उसके बाद कुछ लोग ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो, धर्म और मजहब के नाम पे एक बार फिर मारकाट मचे। लेकिन हमारी सरकारें मुस्तैद हैं, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं कि इस तरह के किसी एलिमेंट को हम अपनी धरती पे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और मैं प्रदेश और देश की जनता से, सोनिया जी की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। हर धर्म और मज़हब के मानने वाले लोगों को न्यायपालिका जो निर्णय दे उसे माथे से लगाएं। दूसरी बात, आर्थिक मंदी की बात शक्ति सिंह जी ने कही, बिल्कुल सही है। नोटबंदी का वो काला दिन आज ही है जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों, आज रात को 12 बजे ये 500 हज़ार के नोट टेंडर हो जाएंगे। अकेली एक कंपनी का मैं उदाहरण देता हूँ, L&T, जहाँ नोटबंदी के बाद 14,000 नौजवानों के हाथ से रोजगार छीना गया था। 14,000 एक ही कंपनी से कर्मचारियों को निकाला गया था। इससे अंदाज लगा लीजिए कि हिंदुस्तान में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितने लोगों को बेरोजगार किया गया होगा नोटबंदी के बाद। दूसरी बात, देश की अर्थव्यवस्था आप भली भांति परिचित हैं, शक्ति सिंह जी ने पूरी बातें बताई। मैं नरेंद्र मोदी को इस मंच से आह्वान करता हूं, जिस समय पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उस समय मनमोहन सिंह जी ने भारत को इतना शक्तिशाली अर्थतंत्र दे के मजबूत बनाया था। नरेंद्र मोदी जी को मैं आह्वान इस बात का करना चाहता हूं कि तुमने जीवन भर झूठ बोला, 1.25 घंटे से कम तुम्हारा भाषण होता नहीं। जब चाहे जब मन की बात करने लग जाते हो। कभी उस नौजवान के मन की बात सुनी, कभी उस हताश और निराश किसान की बात सुनी, अंतिम पंक्ति में बैठे उस मजलूम की बात सुनी। 1.25 घंटे 1.5 घंटे भाषण पेलता रहता जवाब। कभी तो उन मजलूमों की बात सुनना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि 7 दिन की ट्रेनिंग नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेना चाहिए। मेरा दावा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर संभल सकती है, जैसे मनमोहन सिंह जैसे लोगों का एक कोई टिप्स नरेंद्र मोदी को मिल जाए। साथियों, इस देश को असल में नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, इस देश को असल में चला रहे हैं अडानी और अंबानी। नरेंद्र मोदी की औकात भी नहीं है कि उनके बिना पूछे एक भी शब्द व्यापार नीति में या उद्योग नीति में लिख दे। अडानी और अंबानी तेल के भाव खोलते हैं, डीजल पेट्रोल के भाव ऊपर नीचे वो करते हैं। सारी की सारी व्यवस्था अडानी और अंबानी के आसपास, बिना उनकी सलाह के नरेंद्र मोदी एक कदम चलते नहीं। तीसरी बात, इस देश में हाइपोथेटिकल है थोड़ा सा मेरा, पर सुनने लायक है। 2 तानाशाह हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन हम भूल जाते हैं, मोहन भागवत का नाम भूल जाते हैं। मोहन भागवत एक समय चाबी उनके पास होती थी, जिधर चाबी घुमाते थे उधर तंत्र चलने लग जाता था। लेकिन एक साथ 2-3 तानाशाह एक म्यान में नहीं रह सकते हैं। कभी देखना आप मोहन भागवत का भाषण कभी उनके चेहरे का नूर इस समय उतरा हुआ है। इन 3-4 वर्षों के अंदर मेरा दावा है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में जो द्वंद्व होगा, जो युद्ध होगा, निश्चित रूप से वो देखने वाला होगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती ना। एक तानाशाह चलेगा, 2 तानाशाह नहीं रह सकते। बहुत जल्दी इस देश में इन 2 महान आत्माओं का युद्ध होगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश शांति का टापू रहे, भाषण वीरों से मुक्ति मिले। आज जो रिजल्ट आए हैं आप देख लीजिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के और अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हुए थे, उन परिणामों को आप देख लो तो जनता ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है
कि अब झूठी बातों से देश और प्रदेश चलने वाले नहीं हैं। ये आगाज है। यदि इसी तरह झूठ की बुनियाद पर तुम सरकारें चलाते रहे, देश आर्थिक मंदी से जूझता रहा, इस देश का नौजवान निराशा के गर्द में डूबता रहा और किसान आत्महत्या करता रहा, तो आने वाला समय शायद बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा। इन परिणामों ने बता दिया है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।